हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की बुक लोकतांत्रिक राजनीतिक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। चैप्टर का नाम याद होना चाहिए आपको। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जन संघर्ष और आंदोलन। इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे, कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके वजह से हमारा बहुत सा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जनसंघर्ष और आंदोलन जो पार्ट है कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक की है, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हम बहुत सारे लोग जानते हैं। लगभग नेपाल जो है एक ऐसा राज्य बचा था जहाँ पे रणनीति जो थी, राजनीति चलती थी वो राजतंत्र द्वारा चलती थी। उसमें राजा प्रजाओं महाराजाओं का शासन चलता था। तो पहले हम नेपाल के लोगों का संघर्ष और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों का जिक्र करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेपाल के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में होता क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन हो। मतलब जनता के द्वारा जनता के हित में चुने गए शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। मतलब ये जो है इसका मतलब यही है कि एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें शासन को चलाने वाला जनता के द्वारा चुना गया हो, जनता ने उसे नियुक्त किया हो और वो जो चुना हुआ जो कर्मचारी है वो जनता के हित में कार्य करे, वो जनता लोगों के लिए ही कार्य करे, ठीक है। और इस शासन प्रणाली को ही लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य। जो नेपाल देश है उसमें आंदोलन हुआ था। कब हुआ था वो आंदोलन? 1990 ईस्वी में हुआ था। उसका क्या उद्देश्य था ये जानेंगे। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जो नेपाल है वहाँ 1990 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। मतलब 1990 के दशक उसी के आसपास में लोकतंत्र स्थापित हुआ। राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बना रहा। राजा औपचारिक रूप से जो नेपाल है उसका राजा प्रधान बना रहा, परंतु वास्तविक सत्ता का प्रयोग लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते थे। जो राज्य होते थे उनमें जो प्रधान था वो राजा ही बना रहता था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता जो शासन प्रणाली थी उसे कुछ विशेष लोगों द्वारा ही चलाया जाता था। नेपाल के राजा वीरेंद्र ने देश के संवैधानिक नेता बनना स्वीकार कर लिया था। जो वीरेंद्र थे, राजा वीरेंद्र नेपाल के राजा थे, उन्होंने संवैधानिक नेता बनने का फैसला किया था। वो संवैधानिक नेता बनने के लिए तैयार थे, परंतु रहस्यमय कटने के बाद जब वहाँ के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई, रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। जब नेपाल के राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया कि वो संवैधानिक राजा बनेंगे, तो रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक संकट आया, एक मतलब प्रकोप आ गया, राजनीतिक संकट। नया शासक राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जो नया शासक बनने वाला था राजा ज्ञानेंद्र, वो लोकतांत्रिक या संवैधानिक नेता नहीं बनना चाहता था। वो लोकतांत्रिक शासन को का बहिष्कार करता था, वो उसे स्वीकार ही नहीं करता था। इसलिए फरवरी 2005 ईस्वी को उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री की उपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। जो फरवरी 2005 ईस्वी में सरकार बनी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके निर्वाचन सरकार को
भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। जो नेपाल है उसमें 2006 ईस्वी में एक आंदोलन चालू हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग लोकतंत्रवादी चाहते थे। जो वहाँ के लोग थे वो लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। अब यह आंदोलन किस वजह से छिड़ा था? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि सत्ता की जो बागडोर है, सत्ता चलाने का अधिकार है, कोई भी फैसला लेने का अधिकार है, शासन प्रणाली चलाने का अधिकार है, वो राजा से लेकर राजा के हाथ में जो सौंपी गई थी उससे लेकर जनता को देना चाहते थे। क्योंकि जनता के पास रहेगा वो अपने अनुसार, लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, अपने अनुसार जनता एक ऐच्छिक जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से किसी को नियुक्त करती है और वही शासन की बागडोर संभालता है। तो वो यही चाहते थे। इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया था। जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो राजा मजबूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने आदेश दिए हुए थे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को भंग करने के लिए, उसे वो वापस लेने के लिए मजबूर हो गया और उसे लेना ही पड़ा। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। अब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई ये भी जानेंगे। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की व्याख्या करें, या नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार संभव हो सका। पहला पॉइंट है नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। 1990 के दशक में ही नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का जो एक छोटा सा पौधा निकला था वो थोड़ा कायम हुआ था, थोड़ा हरा भरा हो सका था। पॉइंट नंबर 2 है राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। जो राजा वीरेंद्र थे उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया, किंतु जो ज्ञानेंद्र था वो इसे अस्वीकार करके 2005 ईस्वी में बने लोकतांत्रिक शासन को वो भंग कर देता है। फिर भी 2006 में नेपाल के लोगों में आंदोलन होता है, वो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं जिससे ज्ञानेंद्र को सारे के सारे जो लोकतंत्र के विरुद्ध उसने कार्य किए थे उसे वापस लेना पड़ा, सारे आदेश वापस लेने पड़े। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। जो ज्ञानेंद्र था, मैं अभी जिक्र कर चुकी हूँ, वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाना नहीं चाहता था। 4 नंबर पॉइंट है राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। ओहो, राजा वीरेंद्र ने नहीं, राजा ज्ञानेंद्र ने। ठीक है, यहाँ राजा ज्ञानेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग किया था, वीरेंद्र ने नहीं। वो तो राजनीतिक संवैधानिक राजतंत्र को अपनाने को तैयार था। एक और पॉइंट है 2006 में जो आंदोलन चला उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ में से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, यानी कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना था। यही बात मैंने अभी बताई। 2006 ईस्वी में जब आंदोलन चालू हुआ था तो लोगों का जो आंदोलन कर रहे थे उनका यही उद्देश्य था कि जो सत्ता का बागडोर है वो राजा के हाथों से छीन लिया जाए और जनता के हाथों में सौंप दिया जाए, ताकि लोकतंत्र पुनः स्थापित हो सके, जो 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया था। संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बाद एक ऐलान किया।
जो संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने सोच विचार किया और एक पार्टी का निर्माण किया जो सेवन पार्टी अलायंस के नाम से जानी जाती थी वो पार्टी। और 4 दिन के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका ऐलान किया गया। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। जो राजा थे उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया 21 अप्रैल के दिन। आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने दे दिया। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। 21 को अल्टीमेटम दिया गया और 24 तक लास्ट डेट थी उसकी। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। जो मांगे थी जनता की, जो आंदोलनकारी थे उनकी जो मांगे थी, तो वो 24 अप्रैल को उसे किसी न किसी तरह उन मांगों को पूरा करने के लिए वो बाध्य हो गया। एक और पॉइंट है, एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। जो एसपीए थे उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। उन्होंने ये चुना गया जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे उन्हें अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और किसने चुना था? एसपीए ने। वही 7 पार्टी अलायंस, एसपीए का मतलब 7 पार्टी अलायंस। राजा की समस्त शक्तियाँ वापस ले ली गई। जो राजा को शक्तियाँ प्रदान की गई थी, उन्हें दी गई थी कि राजा आप इन शक्तियों को संभालिए, शासन को संभालिए, तो उन पर विश्वास जनता को नहीं रहा क्योंकि सारे देश लगभग उस समय तक लोकतांत्रिक हो चुके थे। तो नेपाल को भी लोकतांत्रिक होना था, तो नेपाल के राजा से वो सारे अधिकार, सारी शक्तियाँ लेकर जनता को वापस दे दी गई। इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया। नेपाल तो एक बार पहले ही 1990 में लोकतंत्र स्थापित कर चुका था, किंतु ज्ञानेंद्र ने इसे भंग किया। तो पुनः 2006 में जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, संघर्ष स्टार्ट हुआ, तो इसी संघर्ष को नेपाल के लिए दूसरा संघर्ष भी कहा गया। अब पढ़ेंगे वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। ये क्या होता है? हित समूह का अर्थ तो पहले जान लें हम, ये हित समूह होता क्या है। हित समूह समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देने में प्रयत्नशील होते हैं। जो ये हित समूह है मतलब परोपकारी, कल्याणकारी समूह किसी एक विशेष समूह के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किस लिए? उन हितों बढ़ावा देने के लिए, उन समूहों के जो कल्याणकारी कार्य हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए हित समूह बने होते हैं। अब ये वर्ग विशेष हित समूह होते हैं और जन सामान्य के हित समूह होते हैं। तो वर्ग विशेष हित समूह क्या होते हैं? हित समूह आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं। जो हित समूह होते हैं वो ज़्यादातर समाज के किसी विशेष हिस्से या फिर कोई समूह हो उसके हितों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। उन्हें वर्ग विशेष का हित समूह कहते हैं। जो हित समूह किसी समाज में एक विशेष टुकड़ी, विशेष समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें वर्ग विशेष हित समूह के नाम से जाना जाता है। ये समाज के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इनकी विशेषता, जो हित समूह है उसकी विशेषता क्या है? वर्ग विशेष के ही समूह का मुख्य देश पूरे समाज, मुख्य उद्देश्य, जो देश है ना, उद्देश्य पूरे समाज का नहीं वरन अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ये पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी
बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, मतलब सुधार के लिए, उनमें जो भी सुधार किए जा सकते हैं हित समूह होते हैं, वो अपने समाज के लिए ही नहीं, मतलब एक ही समूह के लिए ही नहीं, बल्कि वो जितने समाज में रह रहे हैं लोग, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं और सारे सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन उसे बनाने का प्रयास भी करते हैं। ये उनकी विशेषता है। अब पढ़ेंगे जन सामान्य के हित समूह। जन सामान्य के हित समूह। जन सामान्य के हित समूह केवल एक ही तबके के हितों का ध्यान नहीं रखते, वरन भी सर्वे सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सर्व सामान्य हित है उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जो जन सामान्य के हित समूह है वो सिर्फ एक ही हित का ध्यान नहीं रखते, वो सर्व सामान्य हितों का कार्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर पॉइंट है इसमें, अपने हितों की बजाय सामूहिक हितों का ध्यान रखना, इनकी मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उदाहरण के लिए बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एप्लाइज फेडरेशन। ठीक है, क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एप्लाइज फेडरेशन। ये जो एक उदाहरण दिया गया है इसका, बामसेफ, ये एक हित समूह है, जन सामान्य हित समूह का नाम है। अब पढ़ेंगे दबाव समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो ये टॉपिक है ना, दबाव समूह, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है दबाव समूह को परिभाषित करें, दबाव समूह क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 3 नंबर के ज़रूर आते हैं, 5 नंबर के कभी कभी आते हैं, बट 3 नंबर या 2 नंबर के लिए ज़रूर ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं, जब कुछ लोग होते हैं, कुछ समूह होता है, उनके जो कुछ विशेष खास उद्देश्य जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए जो एक संगठन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह, यही समूह का नाम दिया जाता। मतलब जो ऐसे संगठन बन जाते हैं जो सरकार द्वारा उनकी इच्छा, उनके जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे नहीं किए जा पाते, तो ये एक विशेष संगठन का निर्माण कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, तो उसी संगठन को, उसी समूह के लोगों को दबाव समूह के नाम से जाना जाता है, उस समूह को। ठीक है, ये दबाव समूह ने एक तरीके से राजनीतिक पद पर दबाव डालते हैं। जो ये दबाव समूह है, जब इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो ये राजनीति के शासन प्रणाली पर दबाव डालने लगते हैं अपनी जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कराने के लिए, क्योंकि सरकार तो अपने मन से करती नहीं है, तो ये एकजुट होकर संगठित हो जाते हैं और फिर सरकार से मांग करते हैं। पॉइंट इसमें दिया है, ये दबाव समूह थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में आते हैं। जो इनका जो अस्तित्व होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं होता, थोड़े दिनों के लिए आते हैं और फिर इनका जो अस्तित्व है वो मिट जाता है और अपने सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के प्रचार समाप्त करने के बाद ये भी समाप्त हो जाते हैं। जब इनकी सीमित इच्छाएं हैं, उनका जो प्रचार प्रसारण है ये सब हो जाता है, इनकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो ये फिर समाप्त हो जाते हैं। दबाव समूह थोड़े दिनों के लिए ही उमड़ कर ऊपर आते हैं। सेकंड पॉइंट है, किसी भी लोकतंत्रीय सरकार में ऐसे दबाव समूह बनते रहते हैं। कभी वकील लोग, कभी अध्यापक लोग, कभी दुकानदार अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह बनाते हैं। कभी कभी अध्यापक हैं, वो सरकार से अपनी सैलरी के डिमांडिंग पर कुछ आंदोलन करने लगते हैं। यही दबाव समूह का एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि अक्सर टीचर्स जो होते हैं, मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनकी तनख्वाह समय पर नहीं आ पाती या उन्हें अपने तनख्वाह को बढ़ाने की ज़रूरत होती है,
तो दबाव समूह का निर्माण करते हैं और संगठित होकर सरकार से एकजुट होकर अपनी इच्छाओं की मांग करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है, राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में प्रदर्शन भी करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं और सरकार जो है, मैंने अभी बताया था, सरकार पर ये दबाव बनाते जाते हैं। सरकार पर और राजनीतिक दल पर दबाव डालकर अपने हितों का प्रचार प्रसार प्रसारण ये सब कुछ करते हैं ताकि उनकी उद्देश्य जो है वो पूरी की जा सके। उद्देश्य उनका कभी रुकता नहीं है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये दबाव समूह समाप्त नहीं होते हैं। सरकार को भी मजबूरन उनकी इच्छाएं माननी पड़ती हैं। बोलिविया में आंदोलन, ये एक बोलिविया जगह है। अब बोलिविया में आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन किस वजह से हुआ था, कब हुआ था, कब से कब तक चला था, ये आंदोलन कब समाप्त हुआ, क्या क्या कारण थे, ये इसमें पढ़ेंगे अभी। बोलिविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। बोलिविया जो है बहुत ही पिछड़ा देश, बहुत गरीब देश है और वो भी अमेरिका का देश है। सन 2000 में वहाँ एक जन संघर्ष शुरू हुआ। जो सन 2000 है वहाँ उस टाइम 2000 में एक जन संघर्ष शुरू हुआ था जो जन साधारण में जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो कि ये जो संघर्ष शुरू हुआ था 2000 ईस्वी में बोलिविया में, वो जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ। वहाँ की सरकार ने 1999 में कोचबाम्बा नामक नगर में जलापूर्ति का आधिकारिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। जो सरकार थी बोलिविया की, उसने 1999 ईस्वी में कोचबाम्बा इस नाम के नगर में, इस नाम के जो सिटी था, उसे जलापूर्ति के लिए आधिकारिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। इसीलिए लोगों ने वहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया। इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया, बढ़ोतरी कर दिया। जो ये कंपनी थी, इतनी तेज़ी से पानी के मतलब कीमत में 4 गुना बढ़ोतरी कर दिया। अब जो गरीब, एक तो ऑलरेडी गरीब देश है बोलिविया, वहाँ के लोग पानी खरीद कर पीते थे, उसमें भी अगर 4 गुना बढ़ोतरी कर दी जाए तो लोग तो प्यासे ही मरने लगेंगे ना। इससे सब और त्राही त्राही मच गई, चारों ओर रफा दफा भाग दौड़ी, मतलब मौत के जो तमाशे होते हैं वो चालू हो गए। फिर क्या था, लोगों ने शीघ्र ही सन 2000 में एक जन संघर्ष छेड़ दिया। जो था, लोग थे, उन्हें भी समझ में आने लगा सरकार ने तो बेच दिया, ये कीमत में आपने मनमानी कर रहे हैं, बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और आम जनता मर रही है। तो इसलिए जन संघर्ष शुरू हो गया। देखते ही देखते अनेक श्रमिक संगठन, सामुदायिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक गठबंधन की स्थापना की। जो श्रमिक समूह थे, सामुदायिक नेता थे, मानवाधिकार के कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने एक गठबंधन किया। पहले शहर भर में 4 दिन का हड़ताल किया गया, परंतु जब कुछ हाथ ना लगा तो हड़तालों का तांता लग गया। जब हड़ताल किए गए, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो हड़ताल करने से क्या ही ज़रूरी है। फरवरी 2000 और फिर अप्रैल 2000 में हड़तालें हुई। फिर हड़ताल हुआ, फरवरी में हुआ, फिर अप्रैल में भी हुआ। जैसे जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई, वैसे वैसे ही संघर्ष और तीव्र होता चला गया। सरकार कठोर भी बन गई थी, भ्रष्टाचार भी करने लगी थी और संघर्ष और वैसे ही बढ़ने लगा। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा घेराव किया और उन्हें ऐसा डराया कि वे शहर छोड़कर भाग गए। अब लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था। लोग हड़ताल कर ही रहे थे, आंदोलन कर ही रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे, किंतु सरकार की बर्बरता जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जो अत्याचार था बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे में जो कर्मचारी थे, मतलब जो लोगों ने संगठन बनाया था खुद से, उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों को आसपास से उठाना चालू किया,
ले भाई तू है यहाँ का, आजा तू यहाँ। और उनके साथ भी अत्याचार करने लगे और उन्हें इतना डराते थे कि बेचारे वो कर्मचारी डर के शहर छोड़ के ही भाग गए। विवश होकर सरकार को दोबारा जलापूर्ति का काम नगर पालिका को सौंपना पड़ा। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसकी सरकार ने, मतलब वो भी डर ही गया, वो भी मजबूर हो गया। जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे कार्य करने के लिए तो क्या ही करेगा कंपनी का, वो क्या ही करेगा उस जलापूर्ति का। तो फिर वो नगर पालिका के हाथ में आ गया। पानी का यह संघर्ष बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब पानी का यह संघर्ष हुआ बोलीविया में, तब इस युद्ध को जल युद्ध के नाम से, इस संघर्ष को जल युद्ध के नाम से जाना गया और ये जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आज का ये था हमारा टॉपिक। विदा लेते हैं आपसे। अब लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुँचें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।